डियर स्टूडेंट्स, मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम बेसिक में संख्या पद्धति पाठ करेंगे। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अंक का शुद्ध मान, मतलब जातीय मान। किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान, किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान होता है, चाहे वह अंक किसी भी स्थान पर हो। मतलब जैसे 25,946 में 9 का शुद्ध मान क्या होगा? 9। और 4 का शुद्ध मान क्या होगा? 4। कि अंक का शुद्ध मान की डेफिनेशन क्या है कि किसी संख्या में किसी अंक का शुद्ध मान उस अंक का अपना मान ही होता है, चाहे वह किसी भी क्या हो, स्थान पर हो। जैसे 9 किसी भी स्थान पर, लेकिन उसका शुद्ध मान क्या रहेगा? 9 रहेगा। और 4 किसी भी स्थान पर, उसका शुद्ध मान क्या रहेगा? 4 रहेगा। उसके बाद आता है स्थानीय मान। किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। जैसे 26,950 में क्या है? 9 का स्थानीय मान क्या होगा? 9 के बाद जितने अंक है उतनी जीरो लगा दीजिए। 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 900। उसके 6 का स्थानीय मान पूछा है तो 6 के बाद कितनी अंक है उतनी जीरो लगा दो, तो 6 का मान क्या हो जाएगा? 6,000 हो जाएगा। कि स्थानीय मान क्या है कि किसी संख्या में कोई अंक जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान होता है। मतलब ये तीसरे नंबर पे है इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो इसका जो 9 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? 900। जिस अंक पर, जिस स्थान पर होता है वह उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। मतलब जैसे 9 है, 9 के बाद कितने अंक है? 2 हैं, तो 900 इसका स्थानीय मान हो जाएगा। अब अपने टॉपिक चलते हैं संख्या। संख्या क्या चीज़ है? संख्या की अपने फुल डेफिनेशन करते हैं कि संख्या एक क्या है? अवधारणा है जिसके आधार पर हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना या तुलना करते हैं। मतलब कि जो संख्या है वो एक अवधारणा है जिसके आधार पर हम प्रकृति में किसी भी वस्तु की गणना, मतलब गिनती या तुलना कर सकते हैं। मतलब बड़ी है या छोटी है। इन संख्याओं को निरूपित करने के लिए जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें अंक कहते हैं। मतलब कि संख्याओं को बनाने में जिन संकेतों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। संख्याओं को निरूपित करने के लिए कुल 10 संकेत हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मतलब कि संख्या को निरूपित करने के लिए संकेत कितने होते हैं? 10 हैं। तो इन संकेतों के आधार पर, मतलब जो ये 10 संकेत हैं, इन संकेतों के आधार पर अपने कोई भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या लिखी जा सकती है। अर्थात विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वह संख्या कहलाती है। मतलब कि जैसे ये संख्या है, अपने 4, 5, 6, 8, 9 इसको जिस भी स्थान पर रख देंगे तो उससे जो मिलकर, अंकों से जो मिलकर बनेगी वो संख्या होगी, वह संख्या कहलाती है। जैसे अपने मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 1, 4, 5, 6, 3, तो ये कितनी होगी? 14,563। अब आगे क्या है कि अंक क्या होता है? अकेला होता है, जबकि संख्या कई अंकों से मिलकर बनती है। जो अंक होता है वो अकेला होता है और जो संख्या होती है वो कई अंकों से मिलकर के बनती है। अब है संख्या लेखन। क्या है संख्या लेखन? शब्दों में लिखी या बोली हुई किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? संख्या लेखन कहते हैं। मतलब कि कई बार शब्दों में लिखी, जैसे अपने लिखते हैं ना, निम्न दी गई संख्याओं, शब्दों में दी गई संख्या को अंकों में लिखो। मतलब शब्दों में लिखी या अपने बोली हुई किसी संख्या को अंकों में प्रकट करने की क्रिया को क्या कहते हैं? लेखन कहते हैं। जैसे 512 है, ये शब्दों में है या बोल भी दी गई, तो ये क्या है? इसका संख्या लेखन है। अब संख्या लेखन या संख्या लेखन तथा गठन की मुख्य 3 पद्धतियाँ हैं। सबसे पहली पद्धति क्या है? भारतीय पद्धति। दूसरी पद्धति क्या है? अंग्रेजी पद्धति। और तीसरी पद्धति क्या है? रोमन पद्धति। कि संख्या लेखन तथा गठन की मुख्य जो 3 पद्धतियाँ हैं वो क्या हैं? भारतीय, अंग्रेजी और रोमन पद्धति। अब प्राकृत संख्या, मतलब नेचुरल नंबर्स। जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं।
इनमें शून्य शामिल नहीं है। अर्थात सीधे शब्दों में कहा जाए कि एक से शुरू होकर के अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती हैं वो क्या होती हैं? प्राकृत संख्या होती हैं। इसकी अगर डेफिनेशन लें तो जिन संख्याओं से गिनती की क्रिया की जाती है उन्हें प्राकृत संख्या कहते हैं। इनमें शून्य शामिल नहीं है। प्राकृत संख्या अनंत होती है तथा इन्हें n से दर्शाते हैं। कोई प्राकृत संख्या को क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं और इसे n से दर्शाते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ये है प्राकृत संख्या। अब है पूर्ण संख्या जिसे होल नंबर कहते हैं। प्राकृत संख्याओं में 0 0 को शामिल करने के बाद, मतलब जो अपने पास ये प्राकृत संख्या दी गई है इसमें अपने 0 0 जीरो को अर्थात शून्य को शामिल करते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। प्राकृत संख्याओं में 0 अर्थात शून्य को शामिल करने के बाद संख्याओं का जो समुच्चय बनता है उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इन्हें W से दर्शाते हैं। जैसे ये प्राकृत संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 है, ये प्राकृत संख्या होगी। अगर एक के आगे अपने 0 को शामिल कर दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी और इसे W से दर्शाते हैं। अब बारी आती है पूर्णांक। जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक मतलब प्लस और ऋणात्मक मतलब माइनस चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे बड़ा समुच्चय पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब जब पूर्ण संख्याओं को धनात्मक और ऋणात्मक चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है तो इनसे जो बड़ा समुच्चय है वो क्या कहलाती हैं? पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। इन्हें अपने किस से दर्शाते हैं? Z से दर्शाते हैं। अब उसके बाद देखिए, जैसे अभी अपने दर्शाया गया है -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4। अब उसके बाद आता है भाज्य संख्याएं या यौगिक संख्याएं या संयुक्त संख्याएं। मतलब भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहते हैं और संयुक्त संख्या भी कहते हैं। वे प्राकृत संख्याएं जो एक व अपने अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो सके, अर्थात जिनके आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड मतलब टुकड़े हो सके, वो क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब कोई भी संख्या है जिसमें केवल एक के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग भी जाए, मतलब जिनके अभाज्य गुणनखंड मतलब जिनके अपने टुकड़े कर सके, वो कौन सी संख्या होती है? भाज्य होती है। जैसे 4 है, एक से तो जाएगा, 2 के पढ़े में भी 4 आता है और 4 के पढ़े में भी 4 आता है, तो ये क्या है? भाज्य संख्या। 6 है, 6 क्या है? 2 के पढ़े में जाता है और 3 के पढ़े में जाता है तो इसके टुकड़े क्या जाएंगे? 2 × 3। 8 है, 2 के पढ़े में भी जाता है, 4 के पढ़े में भी जाता है और 8 के पढ़े में जाता है। इसी प्रकार 10 12 14 15, मतलब जो संख्याएं, मतलब ये जो प्राकृत संख्या है वो एक अथवा अन्य किसी संख्या से विभाजित हो सके, मतलब जिसके आसानी से अभाज्य गुणनखंड हो सके, वो कौन सी संख्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। अब रूढ़ संख्या या अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या का दूसरा जो नाम है वो क्या है? रूढ़ संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या होती है? वे प्राकृत संख्या जो केवल समय से व एक से विभाजित हो। मतलब अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिसमें केवल एक का या उसी संख्या का मतलब समय का भाग जाए और किसी अन्य संख्या से भाग ना जाए, जिसके अभाज्य गुणनखंड न हो, जिनके टुकड़े ना हो, वो कौन सी संख्या होती हैं? अभाज्य संख्या होती हैं। इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, वे प्राकृत संख्याएं जो केवल समय से या एक से विभाजित हो सकें और अन्य से नहीं, मतलब जिसकी आसानी से अन्य अभाज्य गुणनखंड नहीं हो, मतलब जिनके टुकड़े नहीं होते, एक के अलावा और केवल उसी संख्या के अलावा किसी तीसरी संख्या से भाग न जाए, दूसरी संख्या से भाग न जाए, वो क्या होंगी? अभाज्य संख्या होंगी। जैसे 2 है, 2 के पढ़े में आता है, 3 है, 3 के पढ़े में आता है या 1 के पढ़े में आता है, 5 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, तो मतलब ये कोई अन्य संख्या में नहीं आती, मतलब इनके अभाज्य गुणनखंड नहीं बनते। अब अपने अभाज्य संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। अब 2 एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, इसीलिए 2 को सम अभाज्य भी कहते हैं। मतलब कि सभी जो अभाज्य संख्याएं हैं वो सारी की सारी कौन सी हैं? विषम है। सिर्फ 1 2 ही एक ऐसा
अंक है जो क्या है, अभाज्य है, और कोई सम संख्या अभाज्य नहीं है। अब जो एक है न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या, जो एक अंक है वो न तो भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। अब उसके बाद क्या है कि अभाज्य संख्याओं के बारे में अपनी चर्चा करते हैं कि 1 से 25 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 15। 1 से 75 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 21। 1 से 100 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 25। 1 से 125 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 30। 1 से 150 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 35। 1 से 175 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 40। 1 से 200 तक अभाज्य संख्या कितनी है, 46। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो संख्या पद्धति का पहला पार्ट है जो मैंने आज आपको करवाया है, आज अपने इतना ही करेंगे। संख्या पद्धति का नेक्स्ट पार्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, अच्छा लगा, तो आप इसे लाइक अवश्य करें।